हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। इस क्लास में हम लोग मौर्य उत्तर काल से जो बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में हम लोगों ने किया था और कुछ क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो हम अपने बचे हुए जो क्वेश्चंस थे कुछ उन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इसमें दिए हैं कई राजवंश, देखिए 4 राजवंश दिए हैं। इनको हमको सही क्रम में करना है, इनका जो कालक्रम है वो क्या है इसको बताना है। तो नीचे कूट दिया है, इसी में से हमको बताना है आंसर। ऊपर जो पॉइंट दिया है उनमें दिया है सातवाहन, दूसरा दिया है गुप्त, तीसरा दिया है शुंग और चौथा दिया है चोल। तो इनका जो कालक्रम है वो क्या है? सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे शुंग, ठीक। फिर उसके बाद कौन आए? सातवाहन आए। सातवाहन के बाद गुप्त आए, फिर जाके चोल आए। तो देखिए हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले आए थे शुंग, तो देखिए तीसरा यहाँ देखिए ये होगा। और उसके बाद कौन आए थे? तो सातवाहन आए, फिर उसके बाद आए थे गुप्त, फिर आके चोल आए थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसी में है। देखिए तीसरा, पहले शुंग आए, फिर जाके सातवाहन, तब गुप्त, फिर जाके ये आए चोल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बैक्ट्रियन या ग्रीक, और सी है पार्थियन, बी पार्थियन है, और सी है शक, डी दिया है कुषाण। तो मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात तो बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो इनमें से बताना है किसका था। तो वो ग्रीक का या बैक्ट्रियन का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिया है उसके आधार पे हमको आंसर बताना है। तो देखिए सूची फर्स्ट में दिए हैं शासक और सूची सेकंड में उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो हमको इनमें से बताना है कि कौन सी उपाधि किसकी थी। देखते हैं, मिलान हम लोग करते हैं। दिया है अशोक, अशोक की उपाधि क्या थी? अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक। और कनिष्क जो है उनको क्या? कनिष्क जो थे उनको देवपुत्र। खारवेल जो थे उनको कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था, ठीक। तो हमारा जो होगा वो क्या? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, कनिष्क को देवपुत्र कहा गया, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। तो देखिए यहाँ 5 यहाँ भी दिया है और 5 यहाँ भी दिया है। कनिष्क में देखिए देवपुत्र 4 यहाँ भी दिया है, 4 यहाँ भी दिया है। खारवेल में दिया है, खारवेल को क्या? कलिंग चक्रवर्ती, 2 यहाँ भी दिया है, 2 यहाँ भी दिया है। और देखते हैं कुमारगुप्त, कुमारगुप्त में क्या दिया है? कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। तो यहाँ देखिए नहीं दिया, तो ये इसका गलत आंसर होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 78 ईस्वी, बी कह रहा 58 ईसा पूर्व, सी है 72 ईसा पूर्व, डी दिया है 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत कब से शुरू होता है? तो 58 ईसा पूर्व से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी सूची 1 में संवत्सर और सूची 2 में दिया है किस समय से गणना हुई है, ठीक। देखते हैं हम इसमें विक्रम संवत का, देखते हैं इसमें शक संवत का, गुप्त संवत, कली संवत्सर का। देखते हैं इसमें मिलान करना है हमको। विक्रम संवत जो है वो किस समय से इसकी गणना की जाती है?
तो देखते हैं हम लोग विक्रम संवत की जो गणना वो 58, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही पढ़ा है कि विक्रम संवत जो कब माना जाता है, तो वो 58 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, देखिए क्या माना जाता है इसको, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत को। आगे दिया है शक संवत, इसको जो है 78 माना जाता है, 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर को ये 320 ईस्वी माना जाता है, और कली संवत्सर को देखिए ये 3102 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है सातवाहन का, बी है पल्लव का, सी दिया है चोल, डी है चालुक्यों का। तो मौर्यों के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था सातवाहनों का। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है गुप्त काल, बी है कुषाण काल, सी दिया है मौर्य काल, डी दिया है गुप्तोत्तर काल। तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कहाँ से बनाई गई है, तो वो मतलब किस काल की बनाई गई है, तो वो कुषाण काल की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है सातवाहन, बी है कुषाण, सी दिया है कण्व और डी है गुप्त। तो शुंग वंश के बाद कण्वों ने जो है भारत पर राज्य किया था, तो इसका राइट आंसर होगा कण्व वंश, ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है पेन चाओ, बी है पान यंग और सी दिया है सी हुआंग टी, डी है हो टी। तो कौन था वो चीनी जनरल जो कनिष्क को हराया था, तो वो पेन चाओ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है इंडो ग्रीकों ने, बी दिया है कुषाणों ने, सी है शकों ने, डी दिया है प्रतिहारों ने। तो जो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में तांबे के जो सिक्के जारी किए थे वो कुषाणों ने किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। 41 दिया है कथन और कारण में। देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण कह रहा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें देखिए क्या है सही। तो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो कथन देखिए क्या कह रहा है, कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये पॉइंट तो सही है, कथन जो है ये सही है कथन कि वो लोग जो है वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर ही व्यापार करते थे। लेकिन जो कारण दिया है वो कह रहा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ये पॉइंट गलत है। तो इसमें देखिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। कौन सी शैली कहते हैं, जो भारतीय और ग्रीक शैली का सम्मिश्रण है या मिश्रण है उस शैली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है शिखर, बी कह रहा है बेसर, सी है गांधार, डी दिया है नागर। तो जो ग्रीक और भारतीय शैली का मिश्रण है उस शैली को गांधार शैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है हीनयान, बी दिया है वज्रयान, सी कह रहा महायान, डी है
सहजयान। तो क्या होगा, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महायान। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, बी है जैन धर्म का पुनः उदय, और सी है चतुर्थ बौद्ध संगीत, डी दिया है गांधार शैली का विकास। तो कनिष्क के शासन काल की सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी? वो चतुर्थ बौद्ध संगीत ही थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो कौन ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है कनिष्क, बी कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी दिया है पुष्यमित्र शुंग। तो जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे? ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आपको क्लास कैसी लगी ये बात भी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।